चलिए आज बात करते हैं भारत के सबसे लंबे और शायद सबसे जटिल भूमि विवादों में से एक की। एक ऐसा विवाद जिसकी जड़ें 500 साल के इतिहास में फैली हुई हैं। 1445 ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये उन पन्नों की संख्या है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस सदियों पुराने मामले पर अपना अंतिम फैसला लिखा था। सोचिए जरा, 1445 पन्ने। तो सवाल यही उठता है कि आखिर 500 साल से चला आ रहा ये विवाद खत्म कैसे हुआ। इस फैसले को और इसके अंजाम को समझने के लिए हमें पहले इतिहास की उन परतों को खोलना होगा जो सदियों से जमी हुई थीं। तो इस सफर में हम सबसे पहले बात करेंगे उस फैसले की जिसने इस विवाद को सुलझाया। फिर हम समय में पीछे जाएंगे, इसकी प्राचीन जड़ों से लेकर ब्रिटिश राज तक, आज़ादी के बाद के राजनीतिक माहौल, 1992 की घटना और आखिर में उन सबूतों पर नजर डालेंगे जिनके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं इस कहानी के मुख्य किरदारों से, मतलब उन कानूनी पक्षों से जिनके बीच अयोध्या की एक छोटी सी जमीन को लेकर ये लंबी लड़ाई चली। देखिए, ये मामला सिर्फ दो समुदायों का नहीं था जैसा कि अक्सर समझा जाता है। कानूनी तौर पर इसमें तीन मुख्य पक्ष थे। पहले थे रामलला विराजमान, यानी खुद भगवान राम, जिन्हें एक कानूनी व्यक्ति माना गया और जिन्होंने जमीन पर पहला हक जताया। दूसरे थे निर्मोही अखाड़ा, जिनका कहना था कि वो सदियों से उस जगह के संरक्षक हैं और पूजा का प्रबंधन करते आए हैं। और तीसरे थे सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, जिनका दावा था कि ये जमीन 1528 में बनी बाबरी मस्जिद की है। तो सारी लड़ाई इसी 2.77 एकड़ जमीन के मालिकाना हक की थी। चलिए अब जरा समय में और पीछे चलते हैं और देखते हैं कि इस विवाद की जड़ें कितनी गहरी हैं, धर्मग्रंथों से लेकर अंग्रेजों के आने तक। यहीं पर इस विवाद की असली बुनियाद दिखती है। एक तरफ हिंदू मान्यता और ग्रंथ हैं जो कहते हैं कि अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि है और वहां एक प्राचीन मंदिर था। वहीं दूसरी तरफ मुगल काल का इतिहास है, जब 1528 में बाबर के कमांडर मीर बाकी ने उसी जगह पर बाबरी मस्जिद बनवाई। बस इसी एक जमीन पर दो अलग अलग दावे इस पूरे संघर्ष का केंद्र बन गए। अब देखिए, अंग्रेजों के आने के बाद क्या हुआ। जो झगड़ा अब तक जमीनी स्तर पर था वो अब कोर्ट कचहरी तक पहुंच गया। 1853 में पहली बार हिंसा का रिकॉर्ड मिलता है। फिर 1857 में अंग्रेजों ने बीच में एक दीवार खड़ी कर दी ताकि दोनों पक्ष अलग अलग पूजा इबादत कर सकें। लेकिन मामला सुलझा नहीं और 1885 में पहली बार ये कोर्ट में पहुंचा। यहीं से कानूनी लड़ाई की वो लंबी दास्तां शुरू होती है जो एक सदी से भी ज्यादा चली। भारत की आज़ादी के बाद इस जमीनी विवाद ने एक बिल्कुल नया और बहुत बड़ा राजनीतिक रूप ले लिया। ये तीन घटनाएं बहुत अहम हैं। 1949 में मस्जिद के अंदर मूर्तियां मिलने के बाद सरकार ने ताला लगा दिया। फिर 1984 में वीएचपी ने इसे एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन बना दिया और 1986 में जब कोर्ट के आदेश पर ताले खुले और इसका टीवी पर प्रसारण हुआ तो ये एक स्थानीय विवाद से बढ़कर पूरे देश का मुद्दा बन गया। हर कदम के साथ मामला और पेचीदा होता गया। और इसी दौर में ये नारा गूंजा, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये उस आंदोलन का संकल्प बन गया और देखते ही देखते पूरे देश में एक शक्तिशाली राजनीतिक लहर पैदा कर दी। ये जो बढ़ता हुआ तनाव और राजनीतिक आंदोलन था वो आखिरकार आधुनिक भारत के इतिहास के एक सबसे उथल-पुथल भरे दिन पर जाकर खत्म हुआ। 1990 की रथ यात्रा एक बहुत बड़ा मोड़ थी। इस यात्रा ने मंदिर के मुद्दे को देश के कोने-कोने तक पहुंचा दिया, इसे राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में ला खड़ा किया और इसका सीधा असर चुनावों पर भी दिखा। और फिर आया 6 दिसंबर 1992 का दिन। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया था कि ढांचे को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन वहां जमा हुए कार सेवकों की विशाल भीड़ ने बाबरी मस्जिद को गिरा दिया। इस एक घटना ने देश को झकझोर कर रख दिया, जिसके बाद देश भर में दंगे हुए और इस विवाद का कानूनी और राजनीतिक नक्शा हमेशा के लिए बदल गया। अब आते हैं उस सवाल पर कि दशकों की कानूनी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला किस आधार पर दिया। ये किसी एक सबूत पर नहीं बल्कि 4 तरह के अलग अलग सबूतों के आधार पर दिया गया एक सर्वसम्मत फैसला था। पहला और सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ था एएसआई यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की रिपोर्ट। खुदाई में मस्जिद के नीचे एक बड़ी संरचना के अवशेष मिले जो इस्लामी नहीं थे। इस सबूत ने उस दलील को कमजोर कर दिया कि मस्जिद खाली जमीन पर बनाई गई थी। दूसरा स्तंभ थे ऐतिहासिक दस्तावेज।
कोर्ट ने ब्रिटिश राज से भी पहले के यूरोपीय यात्रियों के सफरनामों का जिक्र किया। इन यात्रियों ने लिखा था कि ये जगह हिंदुओं के लिए एक महत्वपूर्ण पूजा स्थल है। ये इस बात का लिखित प्रमाण था कि हिंदुओं की आस्था इस जगह से बहुत पहले से जुड़ी थी। तीसरा स्तंभ था कानूनी सिद्धांत, एडवर्स पोजेशन, यानी प्रतिकूल कब्जा। कोर्ट ने माना कि बाहरी आंगन में हिंदुओं की पूजा कभी नहीं रुकी, हमेशा जारी रही। यहां तक कि 1949 के बाद भी जब अंदर ताला लग गया था, तब भी उनका दावा और पूजा लगातार बनी रही। कानून की नज़र में ये एक बहुत मजबूत दलील थी। और चौथा स्तंभ था गवाहों की गवाही। कोर्ट ने हिंदू पक्ष की आस्था और विश्वास को भी एक सबूत माना। उनकी पीढ़ियों से चली आ रही ये मान्यता कि मस्जिद का बीच वाला गुंबद ही भगवान राम का असल जन्मस्थान है, इसे अदालत ने गहरी और निरंतर धार्मिक परंपरा का प्रमाण माना। और इन सभी सबूतों के आधार पर हम पहुंचते हैं 2019 के उस ऐतिहासिक फैसले पर, जिसके बाद उस विवादित स्थल की पूरी तस्वीर ही बदल गई। तो अंतिम फैसला ये था, पूरी 2.77 एकड़ जमीन रामलला विराजमान को दी गई। केंद्र सरकार को एक ट्रस्ट बनाने का आदेश दिया गया जो मंदिर निर्माण की देखरेख करेगा। सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद बनाने के लिए अयोध्या में ही 5 एकड़ की एक अलग जमीन दी गई। और निर्मोही अखाड़े का प्रबंधन का दावा तो खारिज हो गया, लेकिन उन्हें बनने वाले ट्रस्ट में जगह दी गई। इस तरह इस लंबे मुकदमे का अंत हुआ। तो आखिर में ये पूरा मामला हम एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब इतिहास, आस्था और पुरातत्व के सबूतों पर कोई फैसला आता है, तो वो कानून और धर्म के रिश्ते के लिए क्या मायने रखता है। ये एक ऐसी मिसाल है जिस पर आने वाले लंबे समय तक चर्चा होती रहेगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब भी करो और सपोर्ट करते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।